इमेजिन कीजिए, मतलब कल्पना कीजिए कि कोई इंसान एक खजाने की तलाश में अपनी पूरी एक सेफ और सुरक्षित जिंदगी दांव पर लगा देता है। बड़ा रिस्क है। बिल्कुल। वो इंसान रेगिस्तान की खाक छानता है, अपना सब कुछ लुटवा बैठता है, मौत के मुंह से बाल बाल बचता है, और अंत में उसे क्या पता चलता है? यही कि खजाना तो हाँ, कि खजाना तो उसी जगह गड़ा था जहां से उसने अपना सफर शुरू किया था। मतलब गिरजा। लिटरली उसके अपने घर के पिछवाड़े में। हाँ, ये तो है। तो एक आम नजरिए से देखें तो क्या ये ब्रह्मांड का कोई क्रूर मजाक नहीं लगता? मतलब क्या ये इंसान की सबसे बड़ी हार है या फिर सबसे बड़ी जीत? मुझे लगता है ये एक ऐसा विरोधाभास है जो पहली बार में किसी को भी झकझोर सकता है, क्योंकि हम इंसानों की फितरत होती है हर चीज को एकदम सीधे सीधे नापना। सही बात है। हम सोचते हैं कि अगर हमने पॉइंट ए से शुरुआत की है तो मंजिल पॉइंट बी पर ही होनी चाहिए। लेकिन ये कहानी हमें बताती है कि कभी-कभी सबसे लंबी यात्रा हमें वापस वहीं ले आती है जहां से हम चले थे। बस हमारे देखने का नजरिया पूरी तरह बदल चुका होता है। एग्जैक्टली। और आज की इस खास गहरी पड़ताल में हम इसी अजीबो-गरीब और रहस्यमय सवाल की तह तक जाने वाले हैं। बिल्कुल। आज हम मशहूर लेखक पाउलो कोएल्हो की उस मास्टरपीस किताब के पन्नों में उतरेंगे जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, द एल्केमिस्ट। क्या कमाल की किताब है वो। हाँ, और इस चर्चा को गहराई देने के लिए हमने कई अलग-अलग स्रोतों को एक साथ मिलाया है। हमारे पास इस किताब पर लिखे गए कुछ बहुत ही दिलचस्प अकादमिक शोध पत्र है, आफ्टर स्कूल नाम के प्लेटफॉर्म का एक शानदार मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। वो विश्लेषण सच में बहुत गहरा है ना? और साथ ही खुद पाउलो कोएल्हो का 25वीं वर्षगांठ वाला एक दुर्लभ इंटरव्यू है। और इस कहानी से जुड़े जीवन के कुछ बेहद शक्तिशाली और व्यवहारिक सबक भी हैं। और यहाँ हमारा मकसद सिर्फ एक कहानी का सारांश देना नहीं है। हम उस मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक यात्रा को डिकोड करना चाहते हैं जो एक इंसान को अपने सपनों का पीछा करने पर मजबूर करती है। और सबसे जरूरी बात, हम ये भी ढूंढेंगे कि इन गहरे दार्शनिक बातों को आज की इस भागदौड़ भरी 9 to 5 वाली जिंदगी में उतारने के ठोस तरीके क्या हो सकते हैं। तो चलिए उस कहानी की शुरुआत पर चलते हैं, जो सुनने में तो मंजिल की तलाश लगती है लेकिन असल में कुछ और ही है। तो कहानी का मुख्य पात्र है सैंटियागो नाम का एक नौजवान जो स्पेन के गांव में रहता है। हाँ, एक चरवाहा। राइट, वो एक चरवाहा है और उसकी जिंदगी बहुत ही सेटल्ड है। उसके पास उसकी भेड़ें हैं, शाम को पीने के लिए वाइन है और एक ऐसी आजादी है जिसके बारे में ज्यादातर लोग सिर्फ सपने देखते हैं। बिल्कुल, एक कंफर्ट जोन में है वो। हाँ, लेकिन फिर एक पुरानी ढह चुकी चर्च में सोते हुए उसे लगातार एक अजीब सा सपना आता है। सपने में कोई उसे बताता है कि मिस्र के पिरामिडों के पास एक बहुत बड़ा खजाना छिपा है। और यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि सैंटियागो के पास पहले से ही एक अच्छी खासी जिंदगी थी। लेकिन वो सपना उसके अंदर एक ऐसी बेचैनी पैदा कर देता है जिसे वो नजरअंदाज नहीं कर पाता। मतलब वो अपनी भेड़ें बेच देता है जो कि उसकी सुरक्षा का प्रतीक थी, और एक बिल्कुल अनजान सफर पर निकल पड़ता है। और ये कोई ऐसा सफर नहीं था जहां उसे सब कुछ प्लेट में सजाकर मिल गया हो। वो समुद्र पार करके अफ्रीका पहुंचता है तो पहले ही दिन उसके सारे पैसे लूट जाते हैं। अफसोस की बात है। हाँ, फिर वो सालों तक एक अनजान शहर में काम करता है, रेगिस्तान पार करता है, कबीलों के युद्ध के बीच फंसता है, और जब वो आखिरकार अपनी मंजिल यानी पिरामिडों तक पहुंचता है और रेत में खुदाई शुरू करता है तो कुछ लुटेरे उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं, लिटरली अधमरा कर देते हैं। और जब सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है तो उन लुटेरों का सरदार उस पर जोर से हंसता है। और वो सरदार जो बात कहता ना, वही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल, वो सरदार कहता है कि अब उसे भी सालों पहले एक सपना आया था कि स्पेन के एक गांव में एक पुरानी ढह चुकी चर्च में जहां एक पेड़ उगा है, उसकी जड़ों के नीचे एक खजाना गड़ा है। लेकिन वो सरदार कहता है कि वो इतना बेवकूफ नहीं है कि महज एक सपने के लिए पूरी दुनिया पार कर ले। और यहीं सैंटियागो को एहसास होता है कि अरे वो तो उसी चर्च की बात कर रहा है जहां से सैंटियागो ने अपनी यात्रा शुरू की थी। ये मोड़ वाकई हतप्रभ कर देता है। वैसे अगर हम अकादमिक शोध पत्रों को देखें तो पता चलता है कि ये कहानी कोई नई नहीं है। इसके तार रूमी की कविताओं और अरेबियन नाइट्स की लोक कथाओं से भी बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर खजाना वहीं था तो इस
पूरी बेवकूफी भरी यात्रा का मतलब ही क्या था? यही तो सवाल है। कि अगर ब्रह्मांड को या भगवान को खजाना देना ही था तो वो शुरुआत में ही बता देता कि भाई यहीं खोदो, खजाना यहीं है। हाँ, शॉर्टकट दे देता। बिल्कुल। उसे इतनी दूर रेगिस्तान में धक्के खाने की, लुटने की, पिटने की क्या जरूरत थी? मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी सस्पेंस किताब के सीधे आखिरी पन्ने को पढ़ लेना, बिना बीच के अध्याय जिए। क्या हम अक्सर अपनी जिंदगी में भी यही शॉर्टकट नहीं ढूंढते? बिल्कुल ढूंढते हैं। और यहीं पर आफ्टर स्कूल के विश्लेषण में महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जुंग का एक बहुत ही गहरा सिद्धांत सामने आता है। कार्ल जुंग इसे कहते हैं बिना कमाए मिले ज्ञान, यानी अनअर्न्ड विजडम। अनअर्न्ड विजडम। उनका मानना था कि अगर किसी को कोई बड़ा ज्ञान, बहुत सारा पैसा या कोई भी खजाना बिना उस आंतरिक विकास और अनुशासन के मिल जाए तो वो एक वरदान के बजाय एक भयानक श्राप बन सकता है। ओहो, क्या ये वैसा ही है जैसे अचानक रातों रात लॉटरी जीतने वाले लोगों के साथ होता है? मैंने कई जगह पढ़ा है कि करोड़ों की लॉटरी जीतने वाले लोग अक्सर कुछ ही सालों में पूरी तरह से कंगाल हो जाते हैं या फिर गहरे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। एकदम सही एनालॉजी है। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्होंने उस संपत्ति को संभालने लायक मानसिकता या अनुशासन कमाया नहीं था। उन्होंने वो सफर नहीं जिया। एग्जैक्टली। उनका बैंक बैलेंस तो रातों रात बदल गया, लेकिन अंदर से वे अभी भी वही इंसान थे जिन्हें इतने बड़े बदलाव को संभालना नहीं आता था। अब जरा सेंटियागो के नजरिए से सोचिए, अगर उसे वो खजाना पहले ही दिन उस चर्च के नीचे मिल जाता तो क्या होता? वो तो बस एक सीधा साधा चरवाहा था। हाँ, वो शायद उस खजाने को कुछ ही दिनों में किसी धोखेबाज के हाथों गंवा देता, ठीक वैसे ही जैसे अफ्रीका पहुंचते ही उसके पैसे लुट गए थे। अच्छा, यानी वो रेगिस्तान की यात्रा, वो जो लंबा संघर्ष था, वो लुट जाना, वो सब उसके अंदर की कमियों को दूर करने का एक तरीका था। बिल्कुल। उस यात्रा ने उसे लोगों की नीयत पहचानना सिखाया, रेगिस्तान की भाषा समझना सिखाया और सबसे बड़ी बात, उसे धैर्य सिखाया। सफर का असली इनाम वो सोने से भरा संदूक नहीं था जो उसे अंत में मिला, बल्कि वो नया और परिपक्व इंसान था जो वो उस सफर के दौरान बन गया था। वाओ, ये बात तो बहुत गहरी है। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है कि अगर सफर ही असली इनाम है और यही हमें अंदर से मजबूत बनाता है, तो फिर लोग अपना सफर शुरू करने से इतना कतराते क्यों हैं? डर की वजह से। हाँ, हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि इसका सबसे बड़ा कारण है डर। किताब में हर इंसान के सच्चे उद्देश्य को पर्सनल लेजेंड कहा गया है। ये वो आवाज है जो हमें ब्रह्मांड से जोड़ती है, लेकिन ज्यादातर लोग इस आवाज का गला घोंट देते हैं। और ऐसा लोग असफलता और दुख के डर से करते हैं। कहानी में इसका सबसे बेहतरीन और मैं कहूंगा थोड़ा दुखी कर देने वाला उदाहरण है क्रिस्टल मर्चेंट, यानी शीशे का व्यापारी। अरे हाँ, वो मर्चेंट। सेंटियागो जब लुटने के बाद इस व्यापारी के यहाँ काम करता है तो उसे पता चलता है कि व्यापारी सालों से मक्का जाने का सपना देख रहा है। यही उसका पर्सनल लीजेंड है। उसके पास मक्का जाने के लिए पर्याप्त पैसा भी आ जाता है, लेकिन वो कभी जाता नहीं है। और इसका कारण क्या था? जब मैंने स्रोतों में ये हिस्सा पढ़ा तो मुझे सच में बहुत अजीब लगा। व्यापारी कहता है कि उसे डर है कि अगर उसने अपना सपना पूरा कर लिया तो उसके पास जीने का कोई मकसद ही नहीं बचेगा। अजीब है ना? बहुत। वो कहता है कि ये मक्का जाने का सपना ही तो है जो उसे रोज सुबह उठने और अपनी उस बोरिंग दुकान पे जाने की ताकत देता है। मतलब सपना पूरा होने का ही डर। ये इंसान की एक बहुत ही जटिल मनोवैज्ञानिक स्थिति है। हम अक्सर अपने सपनों को सिर्फ एक फैंटेसी या कल्पना बनाकर रखना चाहते हैं क्योंकि असल जिंदगी में उन्हें सच करने की कोशिश में हार जाने का डर होता है। व्यापारी को डर था कि अगर मक्का वैसा नहीं निकला जैसा उसने सोचा था तो उसकी जिंदगी तो पूरी तरह से खाली हो जाएगी। और यहाँ आकर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है क्योंकि खुद लेखक पाउलो कोएल्हो का जीवन भी इसी डर और उससे बाहर निकलने की एक बहुत बड़ी मिसाल है। बिल्कुल, उनका अपना संघर्ष। अपने 25वें वर्षगांठ के इंटरव्यू में वो बताते हैं कि उनके माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो लेखक बने। हाँ, कोई भी मिडिल क्लास परिवार जो सोचता है। राइट, वो चाहते थे कि कोएल्हो कोई सेफ और सुरक्षित पेशा चुने, जैसे इंजीनियर या वकील बन जाए। और इसी पारिवारिक दबाव और फेल होने के डर के कारण कोएल्हो को अपना सपना पूरा करने में बहुत लंबा समय लग गया। लेकिन जब वो अपनी स्पेन वाली तीर्थ यात्रा पर गए ना, तो उनके अंदर का ये डर टूट गया।
उन्हें एहसास हुआ कि वे एक ऐसे सपने के साथ पूरी जिंदगी नहीं गुजार सकते जिसे उन्होंने कभी सच करने की कोशिश ही ना की हो। और नतीजा देखिए, उन्होंने द एल्केमिस्ट को मात्र 2 हफ्तों में लिख दिया। वे कहते हैं कि कहानी खोजने की जरूरत ही नहीं पड़ी, वो उनके मन में पहले से ही पूरी तरह से छपी हुई थी, बस उस डर का पर्दा हटने की देर थी। पर यहाँ मुझे थोड़ी आपत्ति है। मुझे एक बात सच में खटक रही है। बताइए। हमारे स्रोतों में जो जीवन के 10 शक्तिशाली सबक वाला हिस्सा है, उसमें लिखा है कि इंसान को अवास्तविक या अनरियलिस्टिक होना चाहिए। अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं। प्रैक्टिकल बात। हाँ, क्या एक आम इंसान के लिए जिसे हर महीने अपने घर की ईएमआई भरनी है, बच्चों की स्कूल फीस देनी है, उसके लिए अपनी सुरक्षित नौकरी छोड़कर किसी ऐसे पर्सनल लीजेंड के पीछे भागना व्यवहारिक है जिसका कोई अता पता ही नहीं? क्या पॉलो कोयलो की ये सलाह थोड़ी खतरनाक नहीं है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और दी एल्केमिस्ट को अक्सर लोग इसी तरह गलत समझ लेते हैं। अवास्तविक या अनरियलिस्टिक होने का सही मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप कल सुबह उठें, अपने बॉस पर चिल्लाएं, नौकरी छोड़ें और बिना किसी प्लान के पहाड़ों पर निकल जाएं। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? ये बेवकूफ़ी भरे जोखिम उठाने के बारे में नहीं है। ये उस मानसिकता को चुनौती देने के बारे में है जो हमेशा कहती है कि ये काम असंभव है। इस बात को एकेडमिक रिसर्च में एक बहुत ही दिलचस्प समाजशास्त्रीय सिद्धांत से जोड़ा गया है, जिसे स्ट्रेन थ्योरी कहते हैं। स्ट्रेन थ्योरी? हाँ, ये थ्योरी बताती है कि कोई व्यक्ति अपने वर्तमान सुरक्षित जीवन को केवल किसी सनक में नहीं छोड़ता। वो तब बदलाव करता है जब उसे अपने भीतर एक बहुत गहरा खालीपन या स्ट्रेन महसूस होता है, जो उसे अंदर ही अंदर खा रहा होता है। अच्छा, यानी वो बदलाव तब जरूरी हो जाता है जब आपकी सुरक्षित जिंदगी का आराम आपके अंदर की घुटन से छोटा लगने लगे। एग्जैक्टली। द एल्केमिस्ट ये नहीं कहता कि हर किसी को अपनी नौकरी छोड़ देनी चाहिए, बल्कि ये कहता है कि असफलता के डर को अपने जीवन के अहम फैसलों पर हावी मत होने दो। जब इंसान इस डर की दीवार को पार कर लेता है ना, तब उसकी असल यात्रा शुरू होती है। चाहे वो यात्रा एक नई नौकरी ढूंढने की हो, कोई नई कला सीखने की हो, या बस अपने ही काम को एक नए नजरिए से देखने की हो। तो मान लीजिए कि किसी ने उस डर की दीवार को पार कर लिया और अपनी यात्रा शुरू कर दी। अब उसे सही रास्ता कैसे मिलेगा? कहानी में बार बार इशारों या ओमेन्स का जिक्र आता है। हाँ, दुनिया की भाषा। राइट, जैसे कि उरिम और थुम्मिम नाम के पत्थर या फिर रेगिस्तान में बांस का उड़ना। किताब इसे दुनिया की भाषा कहती है। किताब ये स्थापित करती है कि ब्रह्मांड हमेशा हमसे बात कर रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ता है तो चीजें अपने आप जुड़ने लगती हैं। लेकिन इन इशारों को समझने की एक बहुत बड़ी शर्त है। इंसान को वर्तमान में पूरी तरह से मौजूद होना चाहिए। अगर कोई अतीत के पछतावे में डूबा है या भविष्य की चिंताओं में उलझा है, तो वो इशारों को कभी नहीं देख पाएगा जो ब्रह्मांड उसे अभी इसी वक्त दे रहा है। और यहीं पर कहानी में एक बहुत बड़ा दार्शनिक टकराव भी देखने को मिलता है। एक तरफ किताब में बार बार मकतूब शब्द का इस्तेमाल हुआ है। ये एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है ये लिखा जा चुका है, यानी नियति, सब कुछ पहले से तय है। सही कहा। लेकिन दूसरी तरफ पूरी कहानी में सैंटियागो को लगातार अपनी मर्जी से कड़े फैसले लेने पड़ते हैं। तो ये क्या है, नियति है या स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल? ये एक बहुत ही क्लासिक डिबेट है। मेरी नज़र में ये बिल्कुल किसी हाईवे पर लगे साइन बोर्ड्स की तरह है। साइन बोर्ड्स आपको बता सकते हैं कि मंजिल कितनी दूर है और कौन सा रास्ता सही है, लेकिन गाड़ी का स्टीयरिंग तो आपको खुद ही संभालना पड़ेगा ना। क्या बात है, बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? वो मशहूर लाइन है ना कि सारी कायनात तुम्हें मिलाने की साजिश करती है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि कायनात तुम्हारी जगह आकर तुम्हारी गाड़ी भी खुद चला देगी। बिल्कुल नहीं। मकतूब का मतलब यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठ जाना या आलसी हो जाना बिल्कुल नहीं है। नियति और स्वतंत्र इच्छा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि ये एक तरह का तालमेल है, एक पार्टनरशिप की तरह। हाँ, इंसान जब सही दिशा में कर्म करता है, साहस के साथ फैसले लेता है, तो ब्रह्मांड उसके उन फैसलों का समर्थन करने लगता है। इसी को मकतूब कहा गया है। और इसी यात्रा के बीच एक और बहुत बड़ी चीज आती है जो अक्सर लोगों को उनके सफर के बीच में ही रोक लेती है, और वो है सच्चा प्यार। ओहो, फातिमा का किरदार। हाँ, जब सैंटियागो मलुद्यान यानी ओएसिस में पहुंचता है तो उसे फातिमा से पहली नजर में गहरा प्यार हो जाता है और एक पल के लिए वो अपना सफर वहीं रोक देना चाहता है। वो सोचता है कि खजाना तो बस एक भ्रम है, फातिमा ही असली खजाना है। अगर हम इसको एक बड़े नजरिए से देखें तो ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना जीवन में लगभग हर इंसान करता है। बिल्कुल। क्या प्यार और व्यक्तिगत लक्ष्य एक दूसरे के रास्ते की रुकावट हैं?
अक्सर लोग प्यार के नाम पर एक दूसरे को बांधने की कोशिश करते हैं, लेकिन फातिमा का किरदार प्यार की इस पजेसिव धारणा को पूरी तरह से तोड़ देता है। हाँ, क्योंकि फातिमा रेगिस्तान की एक महिला है। वो जानती है कि इंतजार कैसे किया जाता है। वो सैंटियागो से कहती है कि अगर वो उसका सच्चा प्यार है तो वो कभी भी उसे उसके पर्सनल लीजेंड को पाने से नहीं रोकेगी। ये प्यार की कितनी परिपक्व परिभाषा है। सच्चा प्यार कभी भी किसी को उड़ने से नहीं रोकता, बल्कि वो उसके पंखों को ताकत देता है। कहानी में अल्केमिस्ट खुद सैंटियागो को समझाता है कि अगर वो फातिमा के लिए अपना सफर अधूरा छोड़ देगा तो कुछ सालों तक तो सब ठीक रहेगा, लेकिन फिर उसे अपने अधूरे सपने का पछतावा होने लगेगा, और वो पछतावा धीरे धीरे उनके रिश्ते में कड़वाहट भर देगा। यानी सच्चा प्यार नियति का समर्थक होता है, रुकावट नहीं। एग्जैक्टली। तो इन सब का आखिर क्या मतलब निकलता है? हमने खजाने की बात की, प्यार की बात की, इशारों की बात की, लेकिन एक इंसान जो रोज सुबह 9 बजे ऑफिस जाता है और शाम को 5 बजे थका हारा लौटता है, वो इस जादुई कहानी को अपने जीवन में कैसे उतार सकता है? असली कीमियागरी यानी अल्केमी क्या है? क्या ये सच में किसी धातु को पिघलाकर सोना बनाने की कला है? प्राचीन काल में तो अल्केमिस्ट यही मानते थे कि तांबे या शीशे को रसायनों के जरिए सोने में बदला जा सकता है। लेकिन इस किताब में ये पूरी प्रक्रिया एक बहुत ही गहरा रूपक है, एक मेटाफर है। असली कीमियागरी बाहर की दुनिया में तांबे को सोने में बदलना नहीं है, बल्कि अपनी खुद की आत्मा के अंधकार को, अपने डरों को पार करके खुद को अंदर से तराशना है। ये स्वयं को एक बेहतर इंसान में बदलने की कला है। और इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे किया जाए, इसके लिए हमारे स्रोत कुछ बहुत ही ठोस तरीके बताते हैं। इसमें सबसे पहला सबक है एक रास्ता या बोरियत को तोड़ना। ब्रेक द मोनोटोन। हाँ, हम अक्सर शिकायत करते हैं कि हमारी जिंदगी में कुछ नया नहीं हो रहा, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हर सुबह सूरज उतना ही खूबसूरत होता है, बस हम उसे देखना बंद कर देते हैं। इसीलिए कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करना सबसे जरूरी आदत बताई गई है। बिल्कुल। दूसरी अहम आदत है वर्तमान को अपनाना। हम या तो अतीत की गलतियों का शोक मनाते रहते हैं या भविष्य की चिंताओं में घुले जाते हैं। दोनों ही चीजें हमारी आज की ऊर्जा को सोख लेती हैं। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कदम उठाना या एक्शन लेना। मतलब आप दुनिया भर की किताबें पढ़ लें, खजाने के नक्शे जमा कर लें, लेकिन जब तक आप जीवन के मैदान में उतरकर खुद कर्म नहीं करेंगे, तब तक कोई अल्केमी नहीं होगी। सही कहा। और इस बात को साबित करने के लिए आफ्टर स्कूल के स्रोत में एक बहुत ही वास्तविक जीवन का उदाहरण दिया गया है, जो डॉक्टर एना लेम्के की मशहूर किताब डोपामीन नेशन से लिया गया है। ओह, डॉक्टर ड्रेक की कहानी? हाँ, डॉक्टर ड्रेक। ये कहानी बिना कमाए मिले ज्ञान और आत्मा की कीमियागरी दोनों का एक बेहतरीन आधुनिक उदाहरण है। तो ये कहानी क्या है? डॉक्टर ड्रेक एक बहुत ही सफल इंसान दिखते थे, लेकिन उन्हें शराब की गंभीर लत थी। एक रात पुलिस ने उन्हें शराब पीकर गाड़ी चलाते हुए पकड़ लिया। अब चूंकि वे एक अमीर डॉक्टर थे, उनके पास इतने पैसे थे कि वे एक बहुत महंगे वकील को काम पर रख सकते थे। और उस वकील ने उन्हें क्या सलाह दी? मैंने सुना है वो बहुत ही अजीब सलाह थी। हाँ, वकील ने कहा कि आप अदालत में बस सफेद झूठ बोल दीजिए कि आपने शराब नहीं पी थी। उसने भरोसा दिलाया कि वह किसी कानूनी दांवपेच से उन्हें बिना सजा के बचा लेगा। अरे बाप रे, ये तो ड्रेक के लिए बहुत आसान रास्ता था। बिल्कुल, ये अनअर्न फ्रीडम का मौका था। लेकिन जब ड्रेक जज के सामने कटघरे में खड़े हुए तो अचानक उनके भीतर कुछ बदला। उन्होंने उस आसान रास्ते को ठुकरा दिया और सच बोलने का फैसला किया। उन्होंने कबूल किया कि हाँ, वे शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे। और सच बोलने की कीमत तो उन्हें बहुत भारी चुकानी पड़ी होगी। बहुत भारी। उनका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो गया, भारी जुर्माना लगा और महीनों तक अनिवार्य सुधार कक्षाओं में जाना पड़ा। उनका समाज में नाम खराब हुआ। लेकिन उस दर्द और सजा से गुजरकर ही ड्रेक के अंदर की असली अल्केमी हुई। अगर उन्होंने झूठ बोल दिया होता तो वे कानून से तो बच जाते, लेकिन अंदर से हमेशा एक गैर जिम्मेदार इंसानी बने रहते। एग्जैक्टली। सजा के उस कष्ट ने उनके चरित्र की सारी अशुद्धियों को जला दिया। 10 साल बाद वे पूरी तरह से शराब छोड़ चुके थे और एक बेहद जिम्मेदार इंसान बन गए। और इसका असर सिर्फ उन तक सीमित नहीं रहा। हाँ, ये छोटे छोटे निर्णयों का एक रिपल इफेक्ट पैदा करता है। जब एक इंसान खुद को बेहतर बनाता है तो वो अपने आसपास के समाज को भी अनजाने में बेहतर बनाने लगता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन तमाम बातों का एक निचोड़ निकालें तो वो ये है कि हमारी कड़ी मेहनत और हमारे सपनों के पीछे भागने का असली इनाम वो भौतिक खजाना नहीं है जो अंत में मिलता है। असली इनाम वो इंसान है जो हम इस पूरी प्रक्रिया की भट्टी में तपकर बन जाते हैं। बहुत खूब कहा। जीवन की यात्रा कोई सीधी रेखा नहीं है, ये एक गोलचक्कर की तरह है
जहां आप पूरी दुनिया घूमकर वापस वहीं लौट सकते हैं जहां से चले थे, लेकिन आपकी आत्मा पूरी तरह से एक नए स्तर पर पहुंच चुकी होती है। शायद यही कारण है कि एक चरवाहे की ये कहानी आज भी करोड़ों लोगों के दिलों को छूती है। ये हमें याद दिलाती है कि पूरी कायनात हमारी मदद करने के लिए तैयार है, बशर्ते हम अपना पहला कदम उठाने का साहस दिखाएं। बिल्कुल सच है। आज की इस गहरी पड़ताल को हम एक बहुत ही दार्शनिक विचार के साथ खत्म करना चाहेंगे। कहा जाता है कि जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि एक दिन मौत आ जाती है। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि एक इंसान का वर्तमान स्वरूप उसके उस स्वरूप से टकराए जो वो असल में बन सकता था। बहुत गहरी बात है ये। सोचने वाली बात यह है कि इंसान का आज का कौन सा डर, कौन सा संकोच उसे उसकी उन बेहतरीन संभावनाओं से दूर रख रहा है। ऐसा कौन सा कदम है जिसे उठाने का साहस न कर पाना इंसान को उस बेहतरीन इंसान से मिलने से रोक रहा है जो वो असल में बन सकता था। तो इसी सवाल के साथ आज की इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ये सोचने का विषय है कि बाहर की दुनिया में भागते भागते हम अपने ही भीतर मौजूद उस असली खजाने को कहीं भूल तो नहीं गए।